अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज के दिन एक बात तो वाज़ेह होगी कम अज़ कम, और ये खबर बहुत दिनों से गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंट के अंदर, यानी सूबाई असम्बली के अंदर, एक नाराज़ धड़ा जो है वो वजूद पा चुका है, और सुहेल आफरीदी को उनसे बड़े ख़तरात लाहक हैं। तो अब ये धड़ा खुलकर सामने आ जाएगा आज के दिन, अगर वाकई ऐसा कोई धड़ा मौजूद है, और अगर इसको सुहेल आफरीदी साहब मैनेज कर लेते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर होगी। तो इसके ऊपर कुछ दिलचस्प हकाइक आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक अहम खबर, इमरान खान साहब से एक साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात की चल रही है, उसके ऊपर भी कुछ रोशनी डालेंगे, और कुछ दीगर अहम मामलात भी हैं जो इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या सुहेल आफरीदी के लिए चैलेंजेस हैं। तो कहानी बड़ी सादा है जी। ये खबरें आ रही थी कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ कुछ एमपीएज ने एक अलग से ग्रुप बना लिया है, और पहले तो इनकी तादाद कोई 50 के करीब बताई जा रही थी। फिर पता चला कि नहीं जी, वो कोई 30 के करीब एमपीएज हैं। आज ये खबर भी आई कि जनाब ये जो एमपीएज हैं ये कोई 27 के करीब हैं, जिन्होंने ये तय किया था कि वो पीटीआई के इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ ना कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। कहानी ये है कि जब सुहेल आफरीदी साहब के कान में ये भनक पड़ी कि जनाब कुछ एमपीएस जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं, और ये ख़ास तौर पर कुछ एमपीएस ऐसे भी थे जो कि ये जो अभी हाल ही में काबीना में तोसी हुई है उसमें शायद कोई वजारतों के मामलात पे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ लोगों के। तो कुल मिला के कुछ लोग जो हैं, ज़ाहिर है कुछ वैसे भी हो सकता है पुराने चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा क्लोज हों, उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ हों, कुछ इस बात पे नाराज़ हो गए हों कि वजारतें नहीं मिले, और कुछ जो हैं वो किसी और के कहे कार की वजह से नाराज़ हो गए हों। तो बहरहाल ये खबरें जब उन्हें मिली तो उन्होंने सोचा कि जी इनको जो है वो राम कर लिया जाए। तो सुहेल आफरीदी ने सुहेल आफरीदी की वैसे एक स्ट्रैटेजी अगर आप नोटिस करें तो वो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि जब भी उन्हें ये पता चलता है कि कुछ नाराज़गियाँ हैं तो वो बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे जो उनका पहला तासुर था वो ये था कि वो बहुत एग्रेसिव हैं, वो यंग हैं, और वो शायद बहुत ज़्यादा कोई सियासत के असरार व रमूज़ में इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे, बल्कि वो कोई मज़ाहमती रवैया अपनाएंगे। तो अभी तक जो हमने देखा है वो तो यही है कि वो बातचीत से मसले का हल चाहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर जहाँ उनके अपने सूबाई मामलात का अगर हम जिक्र करें तो जहाँ-जहाँ से उन्हें मसाइल दरपेश हो सकते थे वहाँ तो वो खुद बैठे और जाके गुफ्तगू की। फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनके साथ अली अमीन गंडापुर साहब की हमेशा लड़ाई चलती रहती थी, वो तो ज़ाहिर है एक उनका एक जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल राइवलरी भी थी, हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं, कोई आपस में इनके ताल्लुकात ज़ात बरादरी के भी हैं वगैरह वगैरह। तो वो एक अलग मामला था। लेकिन सुहेल आफरीदी ने उनके साथ बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर लिया, और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने खुद इस बात का इतराफ़ भी किया। कल के रोज़ में उनका एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी ने जो है बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हमारे साथ बनाया, और जहाँ पर सूबे के मामलात की बात थी, जहाँ पे गैस की लोड शेडिंग के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, गंदम के हवाले से थे, और उससे सूबे के अवाम परेशान हो रहे थे, तो उसमें फिर ना सिर्फ ये कि फैसल करीम कुंडी, बल्कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी उन्होंने साथ मिलाया, और उसके साथ बाकी जेयूआईएफ के साथ जाके भी उन्होंने मुलाकातें की, और मौलाना फजल रहमान के साथ भी जाके मुलाकात कर ली। तो वो तमाम पॉइंट्स जो अली अमीन गंडापुर साहब के हमेशा आप कह सकते हैं कि बड़े ऐसे पॉइंट्स थे कि जहाँ पे वो हर वक्त झगड़े और लड़ाई वाली गुफ्तगू करते थे, वहाँ पर सुहेल आफरीदी ने जाके मीठे बोलों के साथ उनको अपने साथ मिलाकर कुछ मसले भी इवन हल करवा लिए। तो यही मामला वो अपनी पार्टी के अंदर भी करना चाह रहे हैं। उन्होंने नाराज़ अराकीन और बाकी भी तमाम अराकीन का एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया, और उसमें मकसद यही था उनका कि जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करके अपने साथ मिला लेंगे, और ये डिवीज़न जो है वो पार्टी की ख़त्म कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, इन नाराज़ अराकीन ने पहले ही एक इजलास अपना जो है वो तलब कर लिया, और अभी भी ये खबर आ रही है कि ये जो नाराज़ अराकीन हैं
یہ سہیل آفریدی کے بلائے گئے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے اور اس طرح واضح پیغام دیں گے کہ وہ ناراض بھی ہیں اور ان کے اپنے تحفظات بھی ہیں، اپنے مطالبات بھی ہیں۔ تو کھیل جو ہے اب یہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ دیکھیے اگر تو یہ لوگ نہیں شامل ہوتے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تو ظاہر سی بات ہے فوراً سے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ناراض ہیں، اور پھر انہیں کھل کر اپنے مطالبات بھی بتانے پڑیں گے کہ جی ہم اگر ناراض ہیں تو کیوں ناراض ہیں۔ تو یہ اب معاملہ ڈھکا چھپا نہیں رہے گا، یہ اب کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کیا کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور سہیل آفریدی کو کتنا خطرہ ہے ان لوگوں سے، یہ کتنی تعداد میں ہیں اور ان کے پیچھے کیا سپورٹ ہے اور ان کے مسائل کتنے گھمبیر ہیں جو کہ سالو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زیادہ راز کی بات نہیں رہے گی، اور اگر یہ مل لیتے ہیں جا کے اور ان کے معاملات کو حل کر لیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر سہیل آفریدی کے اوپر کوئی بھی اگر ایسی تلوار لٹک رہی ہے یا کوئی چیلنج ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 31 مئی کا دن ہے یہ کافی انٹرسٹنگ اور کافی امپورٹنٹ ہو چکا ہے، تاکہ آگے کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے چلانا ہے۔ یاد رہے کہ اب بجٹ بھی پیش کرنا ہے اور ظاہر ہے صوبائی حکومتوں نے بھی بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے، اور بجٹ کے موقع کے اوپر یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اگر کوئی صوبائی حکومت اپنا بجٹ پاس نہ کروا سکے اور اس کے پاس مطلوبہ تعداد جو ہے بجٹ پاس کرنے کے لیے وہ پوری نہ ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر جو ہے ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس اکثریت ارکان کی برقرار ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی حکومت چاہے وہ صوبائی ہو وفاقی ہو، وہ یہ افورڈ نہیں کرتی کہ بجٹ کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اراکین کسی بھی وجہ سے ناراض ہوں، وہ اپنی فل سٹرینتھ جو ہے وہاں پہ شو کرنا چاہتی ہے۔ تو اب یہ بجٹ سے پہلے معاملہ جو ہے سہیل آفریدی کو ظاہر ہے سیریس نوٹس پہ حل کرنا ہوگا۔ ویسے تو اس کے اوپر بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب لاسٹ ٹائم بجٹ پاس کیا تھا تو عمران خان صاحب کی واضح ہدایات تھیں کہ ان سے مشاورت اور ان کی منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہ کیا جائے، لیکن اس وقت ملاقاتیں بند ہو گئی عمران خان صاحب سے اور ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے بجٹ کو تاخیر کا سامنا تھا، اور ظاہر ہے تاخیر جو ہے وہ صوبائی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس سے پھر صوبے کے معاملات چلانے میں مشکل ہوتی۔ تو پھر الٹیمیٹلی نہ صرف یہ کہ بجٹ پیش کر دیا گیا بلکہ بجٹ کو پاس بھی کر دیا گیا، اور پھر بعد میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے ابھی ایک عبوری سا بجٹ جو ہے وہ پیش کر لیا ہے، پاس کر لیا تاکہ صوبے کے معاملات چلتے رہیں، اور جو باقی ڈیٹیل بجٹ ہے وہ ہم عمران خان سے مشاورت کے بعد ہی اس میں کچھ تبدیلی بھی کر لیں گے۔ بلکہ جو صوبائی ان کے مشیر ہیں خزانہ کے مزمل اسلم صاحب، وہ 2-3 مرتبہ اس کے بعد گئے بھی اڈیالہ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو الٹیمیٹلی وہ بجٹ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کے سامنے کبھی اس طرح سے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا، نہ ہی اس میں عمران خان صاحب کی کوئی خاص انپٹ آ سکی، بلکہ اس کے بعد سے آنورڈز کافی زیادہ حالات عمران خان کے لیے اس نہج پر آ گئے تھے کہ الٹیمیٹلی ان کی ملاقاتیں میرا خیال 2-4 ہی ہوئی ہیں اس بجٹ کے بعد۔ تو یہ ساری جو تھی وہ کہانی رہی۔ لیکن اب سہیل آفریدی کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب کیا وہ جو فارمولہ تھا عمران خان کی ہدایات تھیں وہ کیا صرف علی امین تک تھیں؟ آپ کیسے عمران خان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں؟ تو پھر بات تو وہیں آ گئی کہ پچھلی دفعہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ ملاقات نہیں تھی، اور اس دفعہ تو اس سے پہلے سے ہی 6 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو اس دفعہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کی مشاورت کے ساتھ بجٹ پاس ہو، کیونکہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے کہ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ عمران خان کا ڈاکٹر نہیں اسے مل سکتا، بہن نہیں مل سکتی، تو کسی پارٹی لیڈر یا کسی صوبائی وزیر خزانہ کو یہاں پہ کون ملوا رہا ہے؟ حالانکہ یہ بڑی خبر مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے کہ جناب ایک سابق آرمی چیف نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور بڑی رازداری کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں۔ مجھے تو آنیسٹلی بالکل ان خبروں کے اوپر کوئی یقین نہیں آیا، حالانکہ جو صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بڑے مستند لوگ ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ واقعی ایسا حقیقت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ آخر کیا ضرورت پیش آئی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجے، کوئی سابق آرمی چیف بھیجے کہ جی جاؤ جا کے عمران خان صاحب سے ملو؟ کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، کوئی مجبوری نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو بالکل ایسے کسی اپنے آپ کو کسی پرابلم میں نہیں دیکھ رہے کہ جہاں انہیں لگے کہ عمران خان کی انہیں ضرورت ہے اور وہ ان سے بات کریں۔ تو پہلی تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ چلیں جی وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے کیونکہ ملک چل نہیں رہا ہے، جی مہنگائی ہو رہی ہے، معاملات ہیں، تو چلو جی یہ معاملہ بھی حل کر لیں، تو اس صورت میں بھی ہمیں کوئی ویسے حالات بھی تو دکھے نا کہ ہاں بھائی کوئی عمران خان کے لیے ریلیف کی صورت ہو۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کو ریلیف ملنا تو دور کی بات ہے، یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس پہ
कोई ये सोच सकता है कि पीटीआई की कहीं कोई बात चल रही है? बिल्कुल इसके बरक्स हमें मंज़र नज़र आता है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी इसलिए नहीं उनको कैंपेन करने दी जा रही कि जी ये लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, तो इसलिए उन्हें वहाँ जाके इजाज़त नहीं होती और जो पार्टी के अहम लीडर्स हैं वो भी जाके नहीं कर पाते। हालाँकि ये फ़िज़ूल बातें। आपने देखा था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त 220 में मेरा ख़्याल है 2020 में हुए थे जीबी के इलेक्शंस। तो उस वक़्त ये सब वहाँ पहुँचे हुए थे। मरीम नवाज़ साहिबा लीड कर रही थी पूरी कैंपेन को और बिलावल भी गए हुए थे और बड़ा सबने खुल के वहाँ पे कैंपेन की। अभी भी इनके मिनिस्टर्स के बहुत सारे लोग जो हैं जा रहे हैं, पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, तो जाके वो कैंपेन कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात है नहीं। असल बात वही है कि बस पीटीआई को कैंपेन नहीं करने देनी और वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जो हमें हालात नज़र आते हैं उसमें दिखता नहीं है कि कोई पीटीआई के लिए नरम गोशा ये लोग लेके आए हैं या कोई बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। और पीटीआई दूसरी तरफ क्या सोच रही है, पीटीआई के हवाले से ये बात बड़ी अब जाहिर है कि बढ़ती चली जा रही है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो क्या आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कोई आप लोग स्ट्रैटेजी नहीं लेके आएंगे। अब असद कैसर साहब ने भी ये बात की है कि जी हम सीरियसली ये सोच रहे हैं कि इस निज़ाम में रहने का हमें क्या फ़ायदा है और हमें इस निज़ाम से निकलना होगा। और उन्होंने ये बात कही कि हम हो सकता है आगे चल के सीरियसली इस पे गौर कर रहे हैं और आगे चल के हम ये कोई फ़ैसला कर लें कि हमें इस निज़ाम से निकलना है। मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और मेरा नहीं ख़्याल है कि जो मौजूदा क़यादत है वो कोई इस हवाले से इतना बड़ा फ़ैसला अपने तौर पर कर सकती है या करना चाहती है। आप ये देखिए कि इन्होंने कायमा कमेटियों से इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़े दिए थे और उसके बाद इनके जो कई मेंबर्स हैं वो ये बात खुलेआम भी कर चुके हैं और पार्टी के अंदर मीटिंग्स में भी कर चुके हैं कि जी हमें तो असेंबलियों में वापस जाना है, हमें तो कायमा कमेटियों में वापस जाना है। तो जो कायमा कमेटियों की मेंबरशिप या चेयरमैनशिप छोड़ने के ऊपर अफसरदा हैं वो आपके ख्याल से असेंबली से इस्तीफ़े देंगे? मुझे तो इस तरह नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये कार्ड एक ज़रूर है और मुमकिन है कि ये लोग तो फ़ैसला ना करें लेकिन इमरान खान से कभी भी मुलाकात हो गई तो आपको पता है इमरान खान तो बड़े फ़ैसले ले सकते हैं। उनके अंदर इतना आप पहले भी वो ले चुके और वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो फ़ैसले बड़े लेते हैं, रिस्क लेते हैं, भले उसका कोई उससे इत्तेफाक करे या ना करे, कोई उसका फ़ायदा उन्हें नज़र आए ना आए, लेकिन वो फ़ैसले लेने की हिम्मत तो रखते हैं। वो एक डेयरिंग कैप्टन रहे हैं और वो अभी भी ऐसे फ़ैसले कर सकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब की कोई भी मुलाकात किसी वक्त हो गई तो ऐन मुमकिन है कि उनका एक पैगाम आ जाए कि जनाब आप इस्तीफ़े दे के असेंबलियों से बाहर हो जाएं। तो देखते हैं कि ये मरहला कब आता है, लेकिन अभी फ़ौरी मुझे ये मरहला वैसे नज़र नहीं आ रहा। आखिर में जी ख्वाजा आसिफ साहब की बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है और वो अपने रोने रोते रहते हैं कि जनाब हमारी क्या औकात है, खुद ही बताते रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जी उनके किसी मुलाजिम के ट्रांसफार्मर का कोई इशू था और वो उन्होंने खुद उसमें इन्वॉल्व होके कंप्लेन करके और सारा मामला सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की, लेकिन वो मामला हल नहीं हो सका और वो इसका जो रोना था वो सोशल मीडिया पर आकर रो रहे थे। तो पहली तो बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब सॉरी टू से, लेकिन जब आप इस तरह 50-50 हज़ार वोटों से हारे हुए हों और जाली फॉर्म 47 लेके बैठे हुए हों तो फिर यकीन मानिए कि जो आपके नीचे मातहत लोग होते हैं वो आपको सीरियस नहीं लेते। वो ये समझते हैं कि आपके पास जाली फॉर्म 47 है और आपकी क्या हैसियत है, तो वो आपकी बात पे अमल भी नहीं करते। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहें ये क्लेम करें कि नहीं जी हम तो जेन्युइनली जीते हुए हैं, तो फिर भी आपके लिए सोचने का मकाम है कि फिर आपकी आखिर वजारत का, आपकी एमएनए-शिप का, आपकी पार्टी की हुकूमत होने का आखिर क्या आपका फ़ायदा है। अगर आपके पास इतने भी इख्तियार नहीं है कि आप एक मुलाजिम का ट्रांसफार्मर ही जो है वो जेन्युइन जो उसका मसला है कोई वो हल करवा सकें, तो फिर आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो सिस्टम जिसको आप बड़े प्राउडली बता रहे हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम है और बहुत ये कोई सिस्टम डिलीवर कर रहा है, तो वो आप फिर खुद ही अंदाज़ा लगा के बता दें कि फिर ये अगर आपके लिए डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर आम आदमी के लिए क्या डिलीवर कर रहा होगा। तो इसके बाद भी अगर आप लोग ये समझते हैं कि ऐसे किसी सिस्टम से पाकिस्तान की कोई तरक्की वाबस्ता है तो फिर 100 उस तोपों की सलामी आपको दी जा सकती है। बाकी इसमें हमें तो कोई तरक्की नज़र नहीं आती, ना ही हमें कोई पाकिस्तान में बेहतरी नज़र आती है कि इस तरह के कंट्रोल्ड और इस तरह के एक फाशिस्ट किस्म के जो सिस्टम के आप बने हुए हैं आलाकार और उसके जो आपने सहारे बनाए हुए हैं, तो ये उससे कुछ आपका नहीं बन सक रहा तो एक आम आदमी का क्या बनेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।